हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 11 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन May 11, 2026, which transboundary water agreement remained in significant focus after India reiterated its decision to keep its abeyance until cross-border terrorism from Pakistan ceases? ऑप्शन ए गांगेज वाटर ट्रीटी, ऑप्शन बी इंडस वाटर ट्रीटी, ऑप्शन सी किशनगंगा एग्रीमेंट, ऑप्शन डी बालगिहार अकॉर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद मई 11, 2026 को इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी IWT को लेकर अपना स्टैंड और भी सख्त कर दिया है। इंडिया ने IWT को अबेयंस सस्पेंशन में रखा है। इंडिया का क्लियर मैसेज है, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी के साथ नहीं बह सकते। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? साइन हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 1960 कहाँ पर? ना कराची में साइन हुई थी। किसके द्वारा? ना PM जवाहरलाल नेहरू इंडिया का है और प्रेसिडेंट अयूब खान पाकिस्तान का। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को करवाने में हेल्प की थी। चलिए थोड़ा बहुत रिवर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। ईस्टर्न रिवर्स सुतलेज, बियास, रवि, इनका पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है। वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया इनकी पानी नॉन कंजप्टिव यूज जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए व्यवहार कर सकता है। इंडिया ने नोटिस टू मॉडिफाई क्यों दिया था? हाल ही में इंडिया ने आर्टिकल 12(3) के तहत ट्रीटी को बदलने को नोटिस भी दिया था। इंडिया क्या चाहता है? किशनगंगा और राटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पाकिस्तान पर का बिना वजह का ऑब्जेक्शन बंद हो। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ? किशनगंगा और राटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर कौन सा आर्टिकल 12 का बात कर रही है? आर्टिकल 12 ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी IWT की बात कर रहा है। आर्टिकल 12 क्या बात कर रहे हैं ना, इसमें बताया गया है कि ट्रीटी को तभी बदला जा सकता है जब दोनों देश राजी हो। अगर दोनों देश राजी हैं तभी जाके बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। Which international forum was hosted in Brussels on May 11, 2026 by the European Commission to coordinate international aid and reconstruction for a post-conflict economy? Option A Ukraine Reconstruction Summit, Option B Syria Partnership Coordination Forum, Option C Gaza Humanitarian Conference, Option D Libya Stabilization Dialogue. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सीरिया पार्टनरशिप कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम फोरम। ऑप्शन बी। The European Commission and Syrian Transitional Authorities hosted the Syria Partnership Coordination Forum in Brussels
on May 11, 2026 to align international efforts on aid and development. Next, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ला नीना क्या है, एल नीना क्या है और इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, आर्कटिक ऑसिलेशन क्या है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछ रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन को जाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO on May 11, 2026, which climatic phenomenon is projected to likely return as early as May, July 2026? ऑप्शन ए ला नीना, ऑप्शन बी एल नीनो, ऑप्शन सी इंडियन ओशन डाइपोल, ऑप्शन डी आर्कटिक ऑसिलेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एल नीनो। चलिए एक एक के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, ये सब क्या है। एल नीनो, द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय ये तब होता है जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है। इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे ना, इससे इंडिया में कम बारिश या ड्रॉट की सिचुएशन बनती है। मैकेनिज्म क्या है, ट्रेड विंड्स कम हो जाती हैं जिससे गर्म पानी साउथ अमेरिका की तरफ रुक जाती है। फ्रीक्वेंसी कब कब होता है, हर 2 साल या 7 साल में एक बार होता है। एल नीनो क्या है ना, द लिटिल बॉय ये तब होता है जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है। ठीक। ला नीना क्या है, दो लिटिल गर्ल। ये एल नीनो का बिल्कुल उल्टा है। इसमें पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या है, इससे इंडिया में अच्छा मॉनसून और ज़्यादा बारिश होती है, ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका मैकेनिज्म क्या है ना, ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और गर्म पानी एशिया की तरफ ढकेल देती हैं। अगर समझें, याद रखना, कैसे याद रखना है, द लिटिल बॉय हमेशा गुस्से वाला, जो क्या दिखाता है ना, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है। और लिटिल गर्ल ठंडा, पूरा कूल माइंडेड है, जो क्या बोलता है, इसमें पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसे ही आप याद रख सकते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल IOD। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। इसे इंडियन नीनो भी कहते हैं। अदर नाम क्या है, इंडियन नीनो। ये इंडियन ओशन के वेस्टर्न अफ्रीका के पास और ईस्टर्न इंडोनेशिया के पास हिस्सों के टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये इंडियन ओशन के वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्सों में टेम्परेचर डिफरेंस का बताता है। पॉजिटिव आईओडी, इसका दो आता है, पॉजिटिव आईओडी और एक नेगेटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी क्या है, वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म होता है। ये इंडिया के मॉनसून के लिए बहुत अच्छा है।
ये एल नीनो के बुरे असर का भी ख़त्म कर सकता है। नेगेटिव आयोडी क्या है ना, ईस्टर्न इंडियन ओशन गर्म होता है, ये इंडिया में कम बारिश का कारण बनता है। आर्कटिक ऑसिलेशन, चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। आर्कटिक ऑसिलेशन AO इन नॉर्थ पोल, आर्कटिक और मिडिल लैटिट्यूड्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के बीच एयर प्रेशर का खेल है। पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, ये दोनों फेज में आता है। पॉजिटिव फेज क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर्कटिक की ठंडी हवा को वहीं रख लेती हैं, इससे नॉर्थर्न रीजन में ठंड कम लगती है। नेगेटिव फेज क्या है ना, पोलर वोर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है और आर्कटिक की भयंकर ठंडी हवा नीचे इंडिया और USA तक पहुंच जाती है। यहाँ नोट करने की बात है कि 2025-26 की विंटर्स में नेगेटिव AO की वजह से ही नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड ठंडी पड़ी थी। ठीक है, नेगेटिव AO क्या है, आर्कटिक ऑसिलेशन। ठीक, यहाँ एल नीनो की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स ऑन मई 11, 2026 कन्वर्ज टू शो दैट एल नीनो इज लाइकली टू रिटर्न बाय मिड 2026 with the WMO indicating emergence as early as मई जुलाई 2026। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं जितना भी समझाया हूँ आपको उसमें से बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, आप ध्यान से सुने और याद रख लीजिए। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही सुर्खियों में आया है, इससे भी याद रखिए और ध्यान से सुने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ऑन मई 11, 2026 एन इंटरनेशनल टीम लेड बाय UC रिवरसाइड रिसर्चर्स रिलीज द मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द कॉस्मिक वेव यूजिंग डाटा फ्रॉम व्हिच स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ऑप्शन ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, ऑप्शन सी यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी नांसी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, कॉस्मिक वेव रिलेटेड टू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आखिर कॉस्मिक वेव क्या है? यूनिवर्स का स्केलेटन, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसे आप यूनिवर्स का ढांचा या स्केलेटन समझ सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें होता है, फिलामेंट्स, वॉइड्स, नोड्स। फिलामेंट्स क्या है? डार्क मैटर और गैस से बनी लंबी रस्सियाँ या स्ट्रैंड्स जो गैलेक्सी के आसपास जड़ती हैं। वॉइड्स क्या है? इन फिलामेंट्स के बीच की खाली जगह जहाँ लगभग कुछ नहीं होता। तीसरा नोड्स क्या है? जहाँ ये फिलामेंट्स मिलते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है और वहीं पर गैलेक्सी क्लस्टर बनते हैं। ठीक, कॉस्मिक वेव हो गया। अब देखते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये सुर्खियों में क्यों है। पहले इसका बेसिक्स देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉन्च कब हुआ था ना? 2021 25 दिसंबर। कब हुआ था? 2021 25 दिसंबर। लोकेशन कब हुआ था? ये लैग्रांज पॉइंट 2 पर है
जो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। याद रखिए ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये क्या है? एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। किसका बात कर रहे हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, ये क्या करता है ना? इंफ्रारेड रेज धूल और गैस के पार देख सकती हैं। इसका प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर्स का लॉन्ग गोल्ड कोटेड बेरिलियम मिरर है। हबल से लगभग 3 गुना बड़ा है। हाल ही में मई 11, 2026 को एस्ट्रोनॉमर्स ने JWST के डाटा का यूज करके अब तक का सबसे डिटेल कॉस्मिक वेब मैप रिलीज किया है। ठीक, इसलिए सुर्खियों में है। On May 11, 2026, astronomers published a detailed map of the cosmic web tracing back 13.7 million years, utilizing data from the JWST Cosmos Web program. Next. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। द UN सेक्रेटरी जनरल इशूड एन अर्जेंट कॉल ऑन May 11, 2026 फॉर de-escalation in which strategic maritime choke point due to rising oil prices and Iran-US tensions. ऑप्शन ए स्टेट ऑफ मलाक्का, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन सी सुएज कैनाल, ऑप्शन डी बाब एल मंडेब। मैं आपको बाब एल मंडेब के बारे में कल बताया था। ठीक है, अगर कोई देखा नहीं तो आप जाइए कल का देख ले। यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और चलिए जानते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में थोड़ा बहुत। ये किससे कनेक्ट करता है ना? ये पर्शियन गोल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पर्शियन गोल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है? किसका ना? स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है? इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान और UAE। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। क्या? 33 किलोमीटर चौड़ा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो बिजनेस ट्रेड के लिए। ठीक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट,
मैं हर बार आपको बोलता हूँ जो स्टैटिक जीके करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए पहले करेंट अफेयर को समझें और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आता है उससे याद रखें। सारे स्टैटिक जीके आपको पढ़ना नहीं है, जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है उससे पढ़ें, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन मई 11, 2026 द WHO confirmed 7 cases of which virus linked to the cruise ship MV Hondios, while stressing it is not another COVID. ऑप्शन ए मार्बर्ग्स वायरस, ऑप्शन बी एंडीज हैंटावायरस, ऑप्शन सी लासा फीवर, ऑप्शन डी निपा वायरस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर एंडीज हैंटावायरस। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये आउटब्रेक इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि एंडीज वायरस की ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की क्षमता इसके बाकी हंटा वायरस से ज़्यादा खतरनाक बनाती है। ये कैसे फैलता है ना? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। याद रखिए, बाकी हंटा वायरस कैसे फैलता है ना? चूहों से फैलता है। यह मुख्य रूप से लॉन्ग टेल्ड पिग्मी राइस रैट से फैलता है। इसका रीजन कहाँ से आया है ना? ये साउथ अमेरिका, चाइल और अर्जेंटीना में एंडेमिक है, लेकिन अब क्रूज शिप्स के जरिए ट्रैवल रिलेटेड केसेस दिख रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो क्रूज शिप है ये भी याद रखिए, MV हॉन्डियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन कहाँ है ना? साउथ अमेरिका, चाइल और अर्जेंटीना में एंडेमिक है, लेकिन ये अभी आया एंडीज हैंटावायरस जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। नेक्स्ट, स्वदेशी डिफेंस फर्म साब officially launched the HEAT 758 munition for the Carl Gustav M4 on May 11, 2026. What is the primary technological feature for this munition? Option A laser guided precision, option B tandem warhead configuration to penetrate ERA, option C stealth coating for radar evasion, option D electromagnet pulse EMP capability, option B the correct answer tandem warhead configuration to penetrate ERA, option B। चलिए हीट 758 म्यूनिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हीट 758 ये क्या है? हाल ही में मई 2026 इंडियन आर्मी और DRDO के ट्रायल्स में हीट 758 एंटी टैंक एमुनिशन का जिक्र किया गया था। यह मॉडर्न टैंक्स को ध्वस्त करने के लिए एक एडवांस वेपन सिस्टम है। हीट 758 क्या है
इसका फुल फॉर्म हाई एक्सप्लोसिव टैंक एंटी टैंक 758 मॉडल है। हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक 758 मॉडल। ये एक टैंडम वॉरहेड एमुनिशन है। कंसेप्टिव, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो टैंडम वॉरहेड किसके खिलाफ सबसे इफेक्टिव है, तो आंसर हमेशा ERA रिएक्टिव आर्मर होगा। ठीक है। The HIT 758 features a tandem warhead designed to neutralize explosive reactive armor ERA before penetrating the main hull of modern tanks. नेक्स्ट, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छे से याद रखिए। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA approved which specific draft regulation on May 11, 2026 for the GIFT IFSC? ऑप्शन ए क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस, ऑप्शन बी मैनेजिंग जनरल एजेंट्स MGA रेगुलेशंस, ऑप्शन सी ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मैनेजिंग जनरल एजेंट्स MGA रेगुलेशंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। किसके बारे में? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA इंडिया का एक स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर है जो देश के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात को कंट्रोल करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है, शॉर्ट्स पॉइंट क्या है? इसका फाउंडेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, हेडक्वार्टर्स, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कब फाउंडेड हुआ ना, 2020 को अप्रैल। इससे IFSCA एक्ट 2019 IFSCA एक्ट 2019 के तहत बनाया गया है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। ये इंडिया का पहला ऐसा रेगुलेटर है जिसके पास RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA की कंबाइंड पावर्स हैं सिर्फ IFSC जोन्स के लिए। ठीक है, सिर्फ IFSC जोन के लिए यह है। इसका मकसद क्या है? इंडिया में एक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर बनाना जो लंदन, सिंगापुर या दुबई DIFC को टक्कर दे सके और फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक सिंगल विंडो रेगुलेशन देना ताकि उन्हें अलग अलग रेगुलेटर्स RBI, SEBI के पास ना जाना पड़े। ठीक, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैनेजिंग जनरल एजेंट्स MGA रेगुलेशंस। नेक्स्ट, IFSCA approved the draft IFSCA मैनेजिंग जनरल एजेंट्स रेगुलेशन 2026 on May 11, 2026 after reviewing public comments. Next,
A report released on May 11, 2026 by Liberty Street Economics highlighted that supply chain strains in Southeast Asia might hamstring the investment boom in which sector? Option A, electric vehicles, EVs. Option B, artificial intelligence, infrastructure. Option C, renewable energy. Option D, semiconductor lithography. Option B is the correct answer. Artificial intelligence, AI infrastructure. Option B. एआई का बूम जो चल रहा है ना, उसके लिए हार्डवेयर, चिप्स, जीपीयूज, सर्वर्स की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव इन हार्डवेयर सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकता है। यहाँ हैमस्ट्रिंग का मतलब क्या है? किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रोकना, यानी अपाहिज बनाना। ठीक, Which spacecraft was slated for a record-breaking sixth reuse for an ISS cargo mission CRS-34 on May 11, 2026? Option A, Boeing Starliner. Option B, SpaceX Cargo Dragon. Option C, Northrop Grumman Cygnus. Option D, Sierra Space Dream Chaser. Option B is the correct answer. SpaceX Cargo Dragon spacecraft was slated for a record-breaking sixth reuse for an ISS cargo mission on May 11, 2026. Option B, SpaceX Cargo Dragon. Next. थैंक यू। और आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए। कहाँ? यहाँ। और मेरा वेबसाइट भी विजिट कीजिए, ताकि आपको डेली 60 का 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसका? नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। 40-40 मिनट में आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और 40 मिनट आप एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि आप एनालिसिस कर सकें। ठीक, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल आईडी है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। जाइए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। रखता हूँ, धन्यवाद।